गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। क्या चीज़ें पढ़ रहे थे? हम लोग को अकाउंटेंसी में पढ़ना था, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था। न्यू चैप्टर में हम लोग को आज जीएसटी के बारे में पढ़ना है कि जीएसटी का अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। जीएसटी जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकल अगर बेस कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, हम लोग कोशिश भी करेंगे थोड़ा सा कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एंट्री जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करता है और कैसे जीएसटी का सेटलमेंट करता है। इसके लिए मुझे लगभग 4 लेक्चर की जरूरत है। इसमें 4 लेक्चर लगेगा। जिस 4 लेक्चर में हम लोग लेक्चर 1 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेक्चर 1 कर रहे हैं, 4 लेक्चर मुझे चाहिए, 3 और करने हैं इसके बाद। तो जीएसटी के बारे में सबसे पहले तो हम लोग बैकग्राउंड समझे, क्या था, कैसे है, जीएसटी क्यों आया, क्यों लाया गया इसको, इसके पीछे लाने के पीछे रीजन क्या रहा होगा, ये सब बातें समझे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट को क्या है जीएसटी। सबसे पहले तो हम जीएसटी को पूरा इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपको ये लग रहा होगा, सबसे पहले मैं टैक्स ही के बारे में आपको डिस्कस कर दूं। ये जीएसटी में पढ़ा रहा हूं, जीएसटी चैप्टर में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी टैक्सेस के बारे में मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है कि कितने टैक्स हैं, जीएसटी से रिलेटेड कितने तरह के टैक्स लगते हैं, कैसे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने में बात करूंगा कि जो टैक्स है हमारे यहाँ, जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है। हमारे यहाँ जो इंडिया में है वो 2 तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में 2 तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। पहला डायरेक्ट टैक्स है और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अब आप लोग हर चीज का टैक्स पे करते हैं। आपको मैं बताऊं, एक कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा है जो जन्म लेता है हॉस्पिटल में, तो रोता क्यों है। उसका एक कहानी है कि बच्चा रोता क्यों है। तो रोता इसलिए है क्योंकि जैसे ही वो जन्म लेता है बेचारा, उसको इस जीवन से कुछ मतलब ही नहीं, कुछ पता ही नहीं उसको, फिर भी उससे तुरंत ही टैक्स ले लिया जाता है। आप कहेंगे सर उससे कैसे टैक्स ले लेगी सरकार, क्यों नहीं ले लेती है, बताइएगा। जैसे उसकी जन्म होते उसको तमाम इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं और जो इंजेक्शन खरीद के आता है उस पर लिखा जाता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। मतलब जैसे ही बच्चा जन्म क्या लिया उससे तुरंत टैक्स लेना शुरू कर देती है सरकार। तो टैक्स क्या है, सबके ऊपर का बर्डन है। उसी बर्डन के हिसाब से जो टैक्स है वो 2 तरह से शिफ्ट किया गया है कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका मतलब नाम ही है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी किसी और की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है, लायबिलिटी जिसकी है, मतलब पे करने की जिम्मेदारी जिसकी है वो पे करता है, जिसकी लायबिलिटी है वही पे भी करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे कि जिसकी जिम्मेदारी है, मैं थोड़ा एग्जांपल ले लूं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, मैं बात करूं एक एग्जांपल। इनकम टैक्स का मतलब होता है हम जो कमाते हैं, जो मेरी कमाई है उस कमाई के ऊपर का जो टैक्स होता है उसको इनकम टैक्स। जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे तो टैक्स देने की बात नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, मेरी सैलरी टैक्स स्लैब के नीचे। अगर पूरे साल में मेरी इनकम, अगर मान लीजिए मैं एक महीने में 20,000 रुपीज पाता हूँ, तो बताइए 12 महीने में कितना पा जाऊंगा, 2,40,000 है। लेकिन अभी इस समय जो है सरकार बोलती है अगर 5 लाख रुपए से पूरे साल में तुम कम कमाते हो तो सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो मुझसे तो टैक्स नहीं लेगी, लेकिन जिसका सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होगा, मतलब कहे तो 6 लाख रुपए होगा, उनके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी, कहेगी देखो भाई तुम टैक्स स्लैब के अंदर आकर तुम गरीब नहीं हो।
50,000 रुपये महीने कमाते हो, तुम गरीब नहीं हो, लेकिन 20,000 कमाने वाला एक टीचर हम जैसे लोग क्या है, बहुत गरीब हो, तो हम लोग से टैक्स नहीं लेती है। मैं इतना थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या मतलब, डायरेक्ट टैक्स में क्या, इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स मतलब जो हमारी कमाई के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। मतलब इनकम मतलब कमाई, और उसके ऊपर जो हम लोग पे करते हैं उसको क्या, टैक्स। अब जरा बताइएगा, मैं कमाता हूँ, मान लेते हैं स्कूल में मेरी सैलरी 50,000 रुपये हो जाती है, और मैं पूरे 12 महीने 6 लाख कमाता हूँ, सरकार को टैक्स की लायबिलिटी, हमको टैक्स का पेमेंट करना है, तो बताइएगा टैक्स कौन पे करेगा? मैं पे करूँगा, मैं डिपॉजिट करूँगा, या फिर स्कूल वाले डिपॉजिट करेंगे? मैं डिपॉजिट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी कमाई है और मैं टैक्स पेमेंट करूँगा। ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स, मैं टैक्स के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ सिर्फ। वेल्थ टैक्स मतलब तो संपत्ति के ऊपर का, जितना ज्यादा आपके पास, आप पूछिएगा अपने घर पे मम्मी पापा या दादा दादी होंगे घर पे, तो उन लोग से बात करिएगा कि दादा दादी बताइए संपत्ति जो आपकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कैसा टैक्स लगता था, तो आपको समझाएंगे कि पहले के समय में क्या हुआ करता था, जिसके पास जितनी संपत्ति होती थी उस संपत्ति के ऊपर टैक्स लगा करता था। मतलब जिसको हम वेल्थ बोलते हैं, वेल्थ मतलब होता है संपत्ति, उसके ऊपर टैक्स लगता था। जितना ज़्यादा खेत होता था, जितना ज़्यादा जमीन होती थी, उसके ऊपर टैक्स लगता था। लेकिन वेल्थ टैक्स को हटा दिया गया है, वेल्थ टैक्स को सरकार ने इसको हटा दिया है, अब वेल्थ टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। अब जमीनों के ऊपर कर नहीं लगाया जाता, जिसको लगान, आप मूवी देखे होंगे तो लगान समझते थे ना, लगान मूवी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लगान लगता था, वही हमारा क्या होता था, एक संपत्ति कर की तरह से लगता था। तो अब वो क्या कर दिया गया, हमारे इंडिया से पॉलिसी हटा दिया गया है, अब नहीं लगाया जाता वेल्थ टैक्स को। मतलब जिसका खेत होता था उसी की जिम्मेदारी होती थी टैक्स पे करना, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर उसको भी रखा जाता था। उसके बाद गिफ्ट टैक्स आता है, उसके बाद बात आती है गिफ्ट टैक्स की। तो मैं गिफ्ट टैक्स की बात करूं, क्या होता है गिफ्ट टैक्स। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन मुझे गिफ्ट दे देता है, जैसे कोई पर्सन मुझे गिफ्ट दे देता है, क्यों देगा, मेरा बर्थडे था भाई 15 तारीख को, तो किसी ने क्या किया, मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दिया। एक मुझे 80,000 रुपये की गाड़ी गिफ्ट कर दी गई, भाई ले लो, चलो तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये, मेरी मम्मी ने मुझे दे दिया। अब जरा बताइएगा, क्या उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया, क्या सरकार से उससे क्या लेना देना, भाई मेरी मम्मी है, मुझे गिफ्ट दे रही है, मेरी बाइक दे रही है, उससे सरकार को क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार को दिक्कत है, कहती है देखो भाई, अगर तुम 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे किसी से, तो समझेंगे तुम्हारी कमाई हो गई, अर्निंग हो गई। अगर किसी से तुमको टैक्स में गिफ्ट मिलेगा तो मतलब कि तुम्हारे पास एक तरह से अर्निंग हो गई। मान लीजिए मम्मी ने कहा 80,000 ले लो बेटा, जाओ गाड़ी खरीदो, तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट है, हमको 80,000 दे दी, तो मेरे लिए जेब में पैसा आया, तो मेरी कमाई हुई कि नहीं हुई, मेरी तो कमाई हो गई। अब मेरी कमाई हो गई तो बताइएगा अर्निंग के ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं। जहां से भी जेब में पैसा आया ना, वहां पे टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। जैसे भी पैसा कमा लो टैक्स लगेगा। तो क्या हुआ, अर्निंग हो गई तो सरकार का टैक्स लगा दो। लेकिन हम कहते हैं भाई देखो गिफ्ट है, कुछ तो रहम करो यार, बर्थडे पे गिफ्ट मिला उसके लिए भी पैसा मांग रहे हो तुम लोग। अब क्या, वो शादी पर टैक्स मांग रहे हो, शादी में गिफ्ट मिल गई तो उसमें भी टैक्स मांगना शुरू कर दिए गिफ्ट पे। तो गिफ्ट के पीछे क्यों पड़ेगा भाई, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है, कोई दे दिया गिफ्ट लेकर के हमने रख लिया, आराम से घूम रहे, जीने नहीं दे रहे हो तुम लोग सरकार। तो सरकार कहते भाई जीने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे लोग हो ना गिफ्ट लेते हो, छोटे लोग कौन, ऐसे लोग जो चलो छोटा छोटा गिफ्ट लो ना, बड़े बड़े गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे तो क्या होगा, सरकार ने कहा बड़े गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब 50,000 से अगर ज्यादा का गिफ्ट होगा तो उस पर सरकार टैक्स लगा देगी, उस पर सरकार क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो यानी मेरी मम्मी ने मुझे 80,000 रुपए दिए थे बाइक खरीदने के लिए बर्थडे में, तो बताएगा टैक्स लगेगा कि नहीं, लगेगा। लेकिन एक पापा मेरे 5,000 रुपए का हमको कुछ गिफ्ट कर दिए, तो बताए टैक्स लगेगा कि नहीं, टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि क्या है, 50,000 से कम का है वैल्यू। अगर 50,000 से कम है गिफ्ट की तो टैक्स नहीं लगेगा, 50,000 से ज्यादा का है तो टैक्स लगेगा। ये होता है गिफ्ट टैक्स हमारे लिए। मतलब जरा बताएगा कमाई किसकी, मेरी, टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी। तो ये डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ऐसा टैक्स जिसकी कमाई उसी को पे करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपको बीकॉम में पढ़ना है, ये आपको डायरेक्ट टैक्स बीकॉम में पढ़ना, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। बस ये आप नाम जान लीजिए क्या है डायरेक्ट टैक्स। फिर इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या है थोड़ा सा जीएसटी का
आप कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग में आ गया है तो यहाँ आपको मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा इसका बैकग्राउंड तो समझे तब वहाँ पे समझ में आएगा जीएसटी क्या है, कैसे आया, क्यों आया। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है भाई, इसमें समझिएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। ये बहुत ही सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट का नाम ही है, डायरेक्ट टैक्स का क्या, कमाई हुई, सरकार हमको पकड़ लिया, हमने पैसा दे दिया, डायरेक्ट टैक्स हो गया भाई। सरकार समझ रही है क्या, किसको पकड़ना, जिसकी कमाई हो गई। लेकिन यहाँ पर है कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लायबिलिटी किसी और की है लेकिन पे कोई और पर्सन करता है। ये रामू है, रामू की लायबिलिटी है लेकिन पे कौन करता है, सामू। और रामू की लायबिलिटी है टैक्स की, पेमेंट कौन करता है, सामू करता है पेमेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, दूसरे का टैक्स, पड़ोसी का टैक्स हम क्यों पे करें, मतलब रामू का टैक्स सामू क्यों पे करेगा, तो मैं समझाता हूँ, उसको पे करना पड़ेगा भाई। मेरी बात सुनना, जैसे कैसे, जैसे हम जाते हैं कुछ खरीदने जाते हैं, ये मार्कर खरीदने जाते हैं, 25 रुपीज का ये मार्कर है और एक एजम्पशन है, मान लीजिए 2 रुपए का टैक्स है इसके अंदर इंक्लूड है, 2 रुपए का टैक्स क्या है, इंक्लूड है, ठीक है, जीएसटी इंक्लूडेड है। अब 25 रुपए का मार्कर हम खरीदने गए, हम मार्कर खरीदने जाते, कहते हैं दुकानदार से, भाई सुनिए, कहानी सुनिएगा ये बात। हम दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते भाई मुझे एक मार्कर दे दो, वो मुझे मार्कर देता है, पूरा पूरा ये मार्कर उनको पकड़ा देता है, ये मुझे मार्कर पकड़ा देता है और इसके ऊपर लिखा है ₹25, 25 रुपए लिखा है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ऐसे लिखा होता है कुछ पे, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस लिखा होता है। हमने इनको कितना दे दिया, 25 रुपए दे दिया, किसको, दुकानदार को। अब जरा बताएगा 25 रुपए में 2 रुपए तो टैक्स है, 25 रुपए में 2 रुपए क्या है, टैक्स है। अरे टैक्स पे कौन किया, टैक्स हमने पे किया, मतलब 23 रुपए हमने इस मार्कर का पे कर दिया और 2 रुपए सरकार का टैक्स पे कर दिया, तो टोटल कितना पे कर दिया, 25 पे किया। जरा बताइएगा ये जो पैसा हमने पे किया वो किसके पास गया, शॉपकीपर के पास गया कि नहीं गया, शॉपकीपर के पास गया, दुकानदार के पास टैक्स का पैसा गया। अब जरा बताइएगा, टैक्स हमने भी दिया 2 रुपए, लायबिलिटी मेरी थी, लेकिन सरकार को डिपॉजिट कौन किया, शॉपकीपर डिपॉजिट किया। कौन डिपॉजिट किया, शॉपकीपर डिपॉजिट करेगा, मैन्युफैक्चरर डिपॉजिट करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको बोलते हैं क्या चीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूं, तो जैसे जीएसटी ही मेरा मेन आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स के बाद अब कोई टैक्स लगता नहीं है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, आप सुनिए बहुत सारे। पहले की मैं बात करता हूँ, जीएसटी से पहले मैं जीएसटी का बैकग्राउंड बना रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा। जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे पहले क्या था, उसके पहले हुआ कि बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे कस्टम लगा करते थे, कस्टम ड्यूटी लगती थी, फिर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वैट लगता था, सीएसटी लगता था। जिस तरह के जो टैक्सेस थे, ये सब टैक्सेस लगा करते थे। अब हुआ क्या कि वैट लगता था, सीएसटी, वैट का मतलब बता दूं मैं, वैल्यू एडेड टैक्स, और सीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो कस्टम ड्यूटी लगता था जब हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते थे, मतलब दूसरे देश में या बेचते थे या खरीदते थे, उस समय जो टैक्स लगता था उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते थे। आपके आसपास में, आपके जानने में, आपके घर में लोग कोई कस्टम में होगा, कस्टम डिपार्टमेंट में कोई कस्टम का पुलिस होगा, कोई कस्टम का कोई एसपी होगा, कोई कस्टम में ही कोई कमिश्नर होंगे, तो कस्टम डिपार्टमेंट बनाया गया। किस बात के लिए, कोई गुड्स एक देश से दूसरे देश में अगर सेल होती है या परचेज होती है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था, उसका रेट फिक्स था। एक्साइज ड्यूटी होता था, प्रोडक्शन पर लगता था, जब हम कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोड्यूस करते थे, तब उस पर हमारा एक्साइज ड्यूटी लगता था। और वैट तब लगता था जब हम कोई चीज क्या करते थे, बेचते थे। जब कोई चीज
बेचते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या विद इन स्टेट बेचते थे। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते थे तो सीएसटी लगता था, और जब हम विद इन द स्टेट बेचते थे तो वैट लगता था। तो यानी बेचने पर जो टैक्स लगता था सेल के ऊपर, ये हमारा वैट और सीएसटी था। एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पर लगता था, ये हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता था। तो इस तरह के जो टैक्सेस थे तो लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम होता था, लोग समझ नहीं पाते थे। जो गंवार लोग थे, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग कम थे, वो टैक्सेस को नहीं समझ पाते थे कि क्या कस्टम, कब एक्साइज, कहाँ कब, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी लोगों को। लेकिन इन सबको कॉम्प्लिकेशन को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सीधा सा टैक्स लेकर के आ गया। इन सब के जगह पे जीएसटी लेकर के आ गए, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब जब हम गुड्स को या तो मैन्युफैक्चर करेंगे, या तो गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, या तो गुड्स को बेचेंगे अपने स्टेट में तो टैक्स लगेगा। सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे तो, यानी जब हम गुड्स को बेचेंगे, खरीदेंगे या अपने सर्विसेज को खरीदेंगे या बेचेंगे, उस समय जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी के नाम से लगेगा। इसी को हम जीएसटी पढ़ते हैं। यानी जीएसटी क्यों आई? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस में कास्केडिंग इफेक्ट था। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता था टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे टैक्स के ऊपर टैक्स इम्पोज होता था, कैसे बढ़ जाते थे वैल्यू, और जीएसटी लगने से कैसे फायदा हो गया, इस फायदे के बारे में मैं बात करूंगा। मैं न्यूमेरिकल के थ्रू उसको समझाऊंगा, लेकिन आज थोड़ी थियरी का पोर्शन है। मैंने आपको समझाया कि सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके उसके जगह पे जीएसटी लाया गया, यानी इन सब टैक्सेस को हटा दिया गया, उसके जगह पे क्या लाया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया। बात समझ में आ रही है ये बातें? हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये डायरेक्ट टैक्स तो अभी बना हुआ है, लेकिन इसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको बीकॉम में जाएंगे सेकेंड ईयर में तो पूरा डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स की किताब ही आपको पढ़नी है, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आप बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, पूरा जीएसटी का बुक ही पढ़ना है। तो यहाँ पे आगे चलें, हम लोग को आगे चलना है। हमने कहा जीएसटी के बारे में क्या क्या रहा, जीएसटी कैसे हुआ, कहाँ लाया गया। अब मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बात करूं तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों लाया गया? सभी इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाया गया। अब इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो मैं सबसे पहला बात तो आपसे करूंगा कि इसका रेट क्या लगता है, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, इसका रेट क्या है। ये सब आपसे कोई पूछ सकता है या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान देंगे। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि रेट ऑफ जीएसटी क्या है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, रेट कितना है? तो मेरी बात सुनिए, एक तो होता है नील रेट है, ठीक है ना, ये नील रेट। दूसरा स्लैब बनाया गया 0% रेट, ठीक है ना। सी बनाया गया, लिस्ट बनाई गई, एक तो नील, एक तो 0%, एक रेट है 0.25%, डी है 5%, ई है 5%, 12%, एफ है 18% और जी है 28%। आपको समझ में आ रहा है? इतना सारा रेट है, इतना सारा रेट है। रेट क्या है? नील है, 0% है, 0.25 है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। मैं आपको नोट्स भेजा हूं और नोट्स के अंदर मैंने मेंशन किया है कि किस गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगता है, जरा बताइएगा। आपको वैसे भी पता है, मैं पहले यहाँ पे दो चीज डिस्कस कर दूं। सबसे पहले इन दोनों के बारे में आप पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे सर नील में और 0% में क्या फर्क है। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है वेजिटेबल लिखा है और इसके आगे लिखा हुआ है नील, और यहां पर लिखा हुआ है पैक्ड कर्ड, मतलब दही। पैकिंग वाली जो दूध और दही आती है
उसकी मैं बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है 0%, इस तरह से लिखा हुआ है अगर, तो आप क्या समझेंगे दोनों को? नील रेट और 0% रेट में क्या डिफरेंस है, इस बात को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सुनिए और समझिए कि वेजिटेबल सब्जी है उस पर नील रेट है, मान लीजिए, मानते हैं एग्जाम्पल है केवल। और जो कर्ड है, ठीक है ना, जो पैकेट वाली दही है, पैकेट में जो दूध और दही आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर अगर 0% है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस गुड्स लिस्ट के आगे, मैं आपको लिस्ट सेंड कर रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा आप लोग। लिस्ट के नाम के आगे अगर नील लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसको जीएसटी के जो लिस्ट बनाई गई है, जिसकी मतलब इस पर जीएसटी इस गुड्स पे लगेगा, तो उसको बाहर रखा गया है, तो उसमें हम लोग नील लिखते हैं। वैसे ये सही है। जो हरी सब्जियां हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, यानी जीएसटी हरी सब्जियों पे नहीं लगाया जाता, नील है वो, उसको बाहर रखा गया है। तो यानी कि नील है, बाहर नहीं मतलब क्या, उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और 0% का मतलब है कि उसको जीएसटी के दायरे में तो रखा गया है, लेकिन अभी इस समय सरकार उस पर टैक्स नहीं ले रही है और भविष्य में कभी भी लगा सकती है। आज उस पर टैक्स नहीं ले रही है, लेकिन भविष्य में कभी भी टैक्स लगा सकती है। उसको हम लोग 0% रेट बोलते हैं। उसको 0% रेट का मतलब कि उसको लाइफ को सीरीज में तो रखा गया है, वो दायरे में तो है टैक्स के, लेकिन इस समय उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। इस समय नहीं लगाया गया है, भविष्य में कभी लगाया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? 0%। अब थोड़ा सा इस रेट के बारे में मैं डिस्कस करूं, कैसा रेट है। आप जरा बताइए, अगर आपको बोल दिया जाए सर आप टैक्स लगाइए इंडिया के अंदर, तो आप कहेंगे सर जो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है उस पर ज्यादा टैक्स लगाइए, और जो ज्यादा गरीब आदमी है उस पर कम टैक्स लगाइए। जैसे जैसे लोग गरीब होता जाए, मतलब अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स, गरीब लोगों पे कम टैक्स। तो यही चीज यहाँ भी बनाया गया है। अब नील के सीरीज में क्या रखा गया होगा? नील के सीरीज में ग्रीन वेजिटेबल रखा गया, हरी सब्जियां रखी गई हैं। एक किसान बेचारा खेत से सब्जियां उगाता है और ला करके मार्केट में बेचता है और अपने जीवन यापन करता है, अपने लोगों के घर के लोगों की खर्च को चलाता है उस सब्जियों से। बताइए सरकार उससे टैक्स ले ले तो किसान क्या होता है? हमेशा बेचारा। तो किसान से जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको नील में रखा गया होगा। क्यों? क्योंकि वो किसान गरीब होता है और गरीब से टैक्स नहीं लिया जा सकता, ब्रिटिश रूल तो है नहीं, तो गरीबों पे ध्यान दिया जाए। जो गरीब गुड्स को बनाते हैं उन पे क्या वो टैक्स नहीं लगाया जाए, जिससे वो प्रमोशन किया जाए उनका, वो और इम्प्रूव करे उसको। तो नील रेट में उन्हीं को रखा जाता है जिन पे हमको टैक्स नहीं लगाना होता है। 0% रेट उन पे रखा जाता है, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया एजुकेशन, एजुकेशन पे लिख दिया 0% रेट, मतलब सरकार एजुकेशन पे टैक्स लगाना चाहती है, दायरे में तो है एजुकेशन, लेकिन इस समय सरकार एजुकेशन को बढ़ाना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए उस पर टैक्स कम कर दी है। यानी सरकार उन गुड्स पर टैक्स को 0 कर देती है जिस गुड्स को वो बढ़ाना चाहती है। जैसे सरकार को ये सोचे कि हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल हो, तो सरकार को क्या करना होगा? सरकार को अपना टैक्स कम कर देना होगा। सरकार को क्या कर देना होगा? टैक्स को कम कर देना होगा। सरकार अगर 0 में टैक्स में ला देगी तो गुड्स का रेट सस्ता हो जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। आप समझिए, एक और एग्जांपल दो, मूवी की बात करता हूँ। जो मूवी ऐसी आती है कि जो लोगों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है लोगों को, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं, वो मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं।
अब ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे मैंने कहा सुई धागा एक मूवी आई थी, सुई धागा मूवी को यूपी के अंदर टैक्स फ्री कर दिया गया था। उसमें ये बताया गया था कि छोटा छोटा बिजनेस करके कैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेस को करना बताया गया था। तो जो सुई धागा मूवी थी उसको टैक्स फ्री करा गया था। जरा बताइएगा क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मूवी को देखें। अब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। तो अक्षय कुमार की ऐसी बहुत सारी मूवीज आती हैं जो टैक्स फ्री कर दी जाती है। क्यों? टैक्स फ्री करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको बढ़ावा देना होता है। उस मूवी को देखने से लोगों को सीख मिलेगा, इसके लिए उसको टैक्स फ्री किया जाता है। ऐसे यहाँ पे भी है, 0% के रेट में उसको मूवी में टैक्स लगता है, लेकिन अभी 0 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसको बढ़ावा देना है, लोगों को और से ज्यादा देखने के लिए बोलना है, जिससे प्रमोशन होगा लोगों का, उससे कुछ सीख मिलेगी लोगों को, इसलिए उसको 0% में डाल दिया जाता है। 0.25% की मैं बात करूं, 0.25% में जैसे अभी ये रेट नहीं लगा करता था, लेकिन 37th काउंसिल में, 37th जीएसटी काउंसिल में एक डिसीजन लिया गया, जो पॉलिश्ड पत्थर आते हैं, पॉलिश्ड पत्थर का मतलब समझिए सेमी पॉलिश्ड, ऐसे पत्थर जो सेमी पॉलिश्ड हो, आधा पॉलिश्ड हो आधा नहीं पॉलिश्ड हो। मैं बात करूं, मेरे घर में पत्थर लगाए जाते हैं, एक तरफ पॉलिश्ड होते हैं एक तरफ नहीं होते हैं, सेमी पॉलिश्ड में आ गए। तो सरकार पहले उस पर टैक्स नहीं लगता था, पत्थर पे कैसा टैक्स, तो सेमी पॉलिश्ड जो पत्थर हैं उनके ऊपर 37th जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया गया कि 0.25% का रेट लगाया जाएगा। 5% में वो लगाया जाएगा जो गरीब मिडिल क्लास फैमिली, जो गरीब लोग कंज्यूम करते हैं। ऐसे 12 और 18% पे आ गया, यानी ये 28% और 18% किस गुड्स पे लगाया गया होगा? ये हमेशा लग्जरी गुड्स के ऊपर लगाया गया होगा, बिकॉज लग्जरी गुड्स यूज्ड बाय द रिचेस्ट पर्सन। क्योंकि लग्जरी गुड्स तो कौन यूज करता है? रिचेस्ट पर्सन यूज करता है, अमीर आदमी यूज करता है। इसलिए ये स्लैब लग्जरी गुड्स के ऊपर ही रखा गया होगा। 5%, 12%, जैसे सीमेंट है, बताइए बड़े बड़े घर कौन बनवाता है? अमीर आदमी बनवाता है। तो सीमेंट को 28% में रखा गया है। तो ये सब क्या है? ये सब रेट ऐसा बनाया गया है कि गरीब के ऊपर कम टैक्स का बर्डन हो, अमीर के ऊपर ज्यादा टैक्स का बर्डन हो, ऐसा सोच करके इस टैक्स स्लैब को बनाना है, बनाया गया। अब मैं बात करूं, ये तो आपको रट्टा नहीं मारना रेट को, बस आपको रेट एक बार याद रखने हैं, लगभग कोई पूछ ले तो बता देना है, बाकी आपको रेट से कोई मतलब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में आपको रेट दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, बस रेट आपकी जानकारी के लिए है, किसको आप लोग जानते रहिए, समझते रहिए कि क्या है, आप बात कर पाइए रेट ऑफ जीएसटी पे। तो ये हमारे पास रेट बन गया। अब जीएसटी जो होता है वो दो तरीके से है, दो तरीके से कलेक्ट की जाती है या फिर पेमेंट की जाती है। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। एक होता है इनपुट जीएसटी और दूसरा होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते समय जो टैक्स का पेमेंट करते हैं उसको इनपुट जीएसटी कहते हैं। या आपके उसमें नोट्स में है, इनपुट जीएसटी वो होता है जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं उस पर टैक्स देते हैं तो उसको इनपुट जीएसटी के नाम से बोलते हैं। इनपुट जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, मैं खरीद के लाया, 2 रुपए इस पे टैक्स दिया प्लस 23 रुपए का गुड्स, टोटल 25 रुपए पे करके आ गया। जरा बताएगा 23 रुपए का मार्कर था, 2 रुपए का गुड्स टैक्स दे दिया, जरा बताएगा इस पे इनपुट हो गया कि नहीं? इनपुट मतलब क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया कि नहीं हो गया? अब ये मार्कर मेरे हाथ में 25 रुपए का आया, मैं इसको जब दूसरे को सेल करूंगा तो अपना प्रॉफिट में जोड़ के बेचूंगा, जाहिर सी बात है। तो इसको जब जोड़ के बेचूंगा तो बताएगा इनपुट मतलब क्या, जुड़ता जाता है उस पे। यानी ये समझिए
जब हम कभी भी पैसे का पेमेंट करते हैं या टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं, और जब हम कभी भी रिसीव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी के नाम। जैसे हम गुड्स सेल करते हैं तो उस पर हमको पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो टैक्स का भी पैसा मिलता है। जैसे ये मार्कर मैंने किसी को बेचा 25 रुपए में, तो 2 रुपए टैक्स का हमको दिया, तो मेरे पास पैसा आया ना टैक्स का, तो आउटपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। यानी इनपुट जीएसटी कब पेमेंट के ऊपर लगता है, आउटपुट जीएसटी कब लगता है, हमको रिसीव के ऊपर आउटपुट जीएसटी लगता है। यानी जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो इनपुट जीएसटी, वेजेज सैलरी रेंट को टैक्स पे करते हैं तो उस पर हमारा इनपुट जीएसटी, लेकिन जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो उस पर आउटपुट जीएसटी, कमीशन रिसीव करते हैं पैसा आता है तो आउटपुट जीएसटी। यानी ये दो बातें हमको समझ में आई, इनपुट जीएसटी पेमेंट पर मिलता है, आउटपुट जीएसटी रिसीव पर मिलता है। यानी इस जीएसटी में हम लोग को ये बेसिक थोड़ा आइडिया लग पाया कि इसका रेट क्या है और जीएसटी क्यों लगाया गया होगा, और इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यूमेरिकल के साथ मैं स्टार्ट करूंगा और कुछ थियरी भी डिस्कस करूंगा इसके बारे में, और आपके साथ मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा और न्यूमेरिकल करना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इस क्लास के लिए इतना ही था। हम लोग इसको आप लोग रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो का।